तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसके बारे में जानकारी देता हूं। यह कहानी मैं आपको सुना चुका हूं क्राइम तक की इसी एपिसोड में। मैं दीपक से कहूँगा कि उस कहानी का लिंक आज नीचे जोड़ दें ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लें। इसलिए बता रहा हूँ कि यह फैसला अपने आप में बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। 1994 में पुणे में एक राठी फैमिली का कत्ल हो जाता है। करीब 5 लोगों का कत्ल होता है। उसमें एक जो लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी। कत्ल लूटपाट के इरादे से किया गया था। उनमें से एक दो जानने वाला था जो काम किया करता था राठी परिवार के यहाँ। जो इसमें मेन आरोपी था, आरोपी नंबर 1, उस आरोपी नंबर 1 और उसके साथ के बाकी तमाम साथियों को लोअर कोर्ट ने सजाए मौत दी। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा और हाई कोर्ट ने भी कहा कि जिस बेदर्दी से इन्होंने एक पूरे परिवार का खात्मा किया है उसके लिए इनको यही सज़ा मिलनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और सभी आरोपियों को सजाए मौत दी। सब जेल में बंद थे, 1994 में ही पकड़े गए थे। इनमें से एक जो मेन था, जिसको आरोपी नंबर 1 बनाया गया था, उसका नाम था नारायण चेतन राम चौधरी। नारायण चेतन राम चौधरी राजस्थान का रहने वाला था। अब जब सबको सजाए मौत हो गई, सब अपना अलग जेल में रहे। फिर राष्ट्रपति के पास भी भेजी दया याचिका, नामंजूर हो गई। एक का इनमें से जब भेजा तो राष्ट्रपति ने उसकी सजा फांसी से उम्र कैद में तब्दील कर दी। लेकिन जो मेन सबसे था इसमें सबसे क्रूर, नारायण चेतन राम चौधरी, उसने अपील ही नहीं की सजाए मौत के खिलाफ। बल्कि 2015 में अचानक जब जेल ने कहा कि तुम अपील नहीं करोगे तो फिर फांसी होगी, तब उसने एक पिटीशन दाखिल कर दी और उसने कहा कि जब ये इंसिडेंट हुआ, जब ये वारदात हुई 1994 में, तब मेरी उम्र 12 साल थी। तो बड़ों की तरह मेरे ऊपर मुकदमा नहीं चलना चाहिए। मैं एक जुवेनाइल था और जुवेनाइल को मैक्सिमम 3 साल की सज़ा होती है, चाहे वो 100 लोगों को मार दे। अपना कानून है, क्या कहिएगा। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी को सुनी और नारायण चेतन राम चौधरी बच्चा था उस वक्त या नहीं था, इसके लिए कहा गया कि ज़रा पता करो। तो अब इसने 9वीं और 10वीं तक पढ़ाई की थी, बल्कि 10वीं में भी नहीं, 8वीं या 9वीं में था, फिर स्कूल छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उसके बाद किसी तरीके से इसका कोई ऐसा आधार कार्ड या वो तो था नहीं। इस स्कूल से फिर इसका एक सर्टिफिकेट ढूंढा गया और इत्तेफाक से 9th क्लास में जब ये था, 8 या 9th में, तब इसका एक सर्टिफिकेट मिला जिसमें जो उसकी उम्र थी 1994 में दिखा रही थी कि उस वक्त वो 12 साल का था। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एक बंद लिफाफे में उसके इस बर्थ सर्टिफिकेट को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया। कब? 2019 में, 2019 में। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इसकी फांसी पर रोक लगाते हैं, क्योंकि पहले ये फैसला कर लेते हैं कि ये कत्ल के वक्त बालिग था या नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के बाद ये सारी चीज़ें आई, लिफाफे में बंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई 2019 में। उस लिफाफे को खोलने में 4 साल लग गए। 2019 में वो लिफाफा आया, बेंच बदल गई, जज बदल गए। 2023 में आज की तारीख 27 मार्च सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने उस लिफाफे को खोला और उसको देखा और कहा कि ये स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट है और इससे यह साबित होता है कि नारायण चेतन राम चौधरी 1994 में 12 साल का था। तो 12 साल का था, इसलिए उसके ऊपर बड़ों जैसा मुकदमा नहीं चल सकता और फांसी तो दे ही नहीं जा सकती, उम्र कैद भी नहीं दिया जा सकता। 29 साल जेल में रहने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको फौरन रिहा कर दिया जाए। तो 29 साल तक जेल में रहा चेतन राम चौधरी और आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कल तक वो रिहा हो जाएगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। अब इस फैसले का दूसरा पहलू ये है कि जिस राठी परिवार को बेदर्दी से मारा गया, उसमें जितने आरोपी थे उनमें सबसे ज़्यादा बेरहमी से जिसने चाकू चलाया था वो यही चेतन राम चौधरी था।
ये मैं नहीं कह रहा, पुलिस की चार्जशीट, FIR, अदालत में जो निचली अदालत के जो फैसले की कॉपी है जो हाई कोर्ट में गया, उन सब में यह कानूनी दस्तावेज है कि जिस शख्स ने सबसे ब्रूटल तरीके से इस कत्लेआम को अंजाम दिया वो सबसे छोटा था, बच्चा था, और बच्चा होने की वजह से उसे मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने आज रिहाई का आदेश इसलिए दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 94 में ये कत्ल हुआ था, जुवेनाइल एक्ट के तहत उसको 97 में बाहर आ जाना चाहिए था, तो बाहर नहीं आ पाया, 29 साल से जेल में है, अब उसको रिहा कर दिया जाए। तो 29 और 12 उसमें जोड़ लीजिए, 29 और 1 30 और 10 40 और 1 41 साल इस वक्त उसकी उम्र है। 5 कत्ल उसके सर है, लेकिन 41 साल की उम्र में वो बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक बच्चा था। ये पूरी कहानी मैंने डिटेल में कैसे हुआ था क्राइम तक के आखिर में, आप ये लिंक दीपक को मैं बोलूँगा, शिकारपुरी को भी याद दिला दें तो आप सुनिएगा। कभी कभी ऐसे फैसले बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई आज की दूसरी कहानी है। आज पूरे दिन ऐसा लगा कि देश में कोई और ख़बर थी ही नहीं, कोई बड़ी खबर नहीं। एक क्रिमिनल को एक जेल से निकाल कर दूसरे जेल तक ले जाया जा रहा है और वही नॉन स्टॉप चल रहा है। इस दौरान में और भी बहुत कुछ हुआ होगा, देश में भी दुनिया में भी, लेकिन न्यूज़ चैनल पर बस करीब 1350 किलोमीटर का एक सफ़र था जो एक क्रिमिनल को तय करना था और उस सफ़र को कवर किया जा रहा था। ये सफ़र था अतीक अहमद का, उत्तर प्रदेश का बाहुबली, जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जो पहले गुंडा बना, फिर नेता बना, फिर विधायक बना, फिर सांसद बना और अभी जेल में। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपी की जेलों में इसे तमाम सुविधाएं मिलती हैं, तो यूपी की जेल से इसको बाहर रखा जाएगा, और इसीलिए यूपी की जेल से निकालकर इसको गुजरात के जेल में डाल दिया गया ताकि वहाँ अपनी पहुँच का फ़ायदा ना उठा सके। अब आज वो वापस प्रयागराज की नैनी जेल पहुँचा है, उसका अपना इलाका है जहाँ उसने बरसों अपनी गुंडई की हुकूमत कायम की थी। उसको लेने के लिए कल संडे को अचानक यूपी पुलिस की टीम अहमदाबाद पहुँचती है। गुजरात में अतीक अहमद के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है कि उसको वहाँ से लाने के लिए किसी कोर्ट की अड़चन आए कि भैया हमारे यहाँ भी मुकदमा है, हमसे पहले पूछो। तो गुजरात में चूँकि उसने कोई क्राइम किया नहीं, गुजरात से रिलेटेड भी नहीं किया, तो वहाँ तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है। तो यूपी पुलिस पहुँच गई और उसने कहा कि हमें ये चाहिए, इसको ले जाना है। अब शुरू में तो हर एक को यही लगा था कि ये जो उमेश पाल मर्डर केस हुआ है इसमें मुख्य आरोपी यूपी पुलिस ने बनाया, इसीलिए ले जा रहे हैं, लेकिन असल में कहानी वो नहीं है। कहानी है कि इस उमेश पाल मर्डर केस के लिए इतने तामझाम और तमाशे के बीच अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल नहीं लाया गया, बल्कि ये केस दूसरा था। अगर ये उमेश पाल का कत्ल ना भी होता तो कल प्रयागराज में अतीक अहमद को होना ही होना था। उसकी वजह ये थी कि जो राजू पाल, ये भी मैं आपको कहानी सुना चुका हूँ, यूपी का एक विधायक जिसने चुनाव लड़ा अतीक अहमद के भाई के ख़िलाफ़ और वो जीत गया, और उसके बाद राजू पाल की गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई, और उसमें नाम आया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का, जो चुनाव हारा था राजू पाल से। तो इस कत्ल का एक विटनेस उस वक्त कहा गया कि सामने आए, और वो विटनेस था उमेश पाल। उमेश पाल इस कत्ल की गवाही देने के लिए तैयार, लेकिन तभी 28 फरवरी 2006 28 फेब 2006 को उमेश पाल को किडनैप कर लिया गया। किडनैप करने के बाद उमेश पाल को अतीक अहमद के एक दफ्तर में ले जाया गया। पूरी रात पिटाई हुई और फिर कहा गया कि तुम इस केस में गवाही नहीं दोगे, बोल देना गवाह नहीं। और इस शर्त के साथ, इस धमकी के साथ 28 फरवरी को किडनैप किया गया था। पूरी रात पिटाई के बाद धमकी के साथ 1 मार्च को उसको छोड़ दिया गया। छूटते ही उमेश पाल पुलिस स्टेशन पहुंचता और कहता है कि मैं कोई गवाह नहीं हूँ। लेकिन फिर हालात बदलते हैं, सरकार बदलती है। उसके बाद उमेश पाल कहता है कि मुझे किडनैप करके ये बात कहलवाई गई थी। तो वो किडनैपिंग का केस अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के ख़िलाफ़ दर्ज हो जाता है। मुकदमा चलता है। 2006 के उस किडनैपिंग केस का फैसला
17 साल के बाद कल आना है, उसका फैसला आना है कल, यानी कि 28 मार्च को। तो 28 फरवरी 2006 को जो कुछ हुआ, उस उमेश पाल की किडनैपिंग का फैसला 17 साल के बाद कल आना है। और जिस उमेश पाल को किडनैप किया गया था वो ऑलरेडी अब इस दुनिया में नहीं, उसका कत्ल हो चुका है। तो जिस शख्स का कत्ल हो चुका है उसकी किडनैपिंग का फैसला कल आना है। और इन दोनों में ही अतीक अहमद मेन आरोपी है, मेन अक्यूज्ड है। तो अतीक अहमद को वैसे ही आना था, लेकिन इस केस में अब कल लाया गया। तो यूपी पुलिस की करीब 45 लोगों की एक टीम पूरे लाव लश्कर के साथ, पुलिस वैन, आगे पीछे 9, 8, 10 गाड़ियाँ, और अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल तक की अगर दूरी तय करें तो लगभग पौने 1300 किलोमीटर है, 1275 किलोमीटर। एक और डॉन है अंडरवर्ल्ड का, अबू सलेम, उसके खिलाफ कई केस आजमगढ़ में है और अबू सलेम इस वक्त मुंबई के ऑर्थर जेल में बंद है। तो जब भी मुंबई पुलिस किसी केस की सुनवाई के सिलसिले में उसे आजमगढ़, एक फेक पासपोर्ट का मामला है, तो उसको मुंबई से आजमगढ़ लाती तो एक ट्रेन में कुछ कूपे बुक कर लेती थी, उसी में अबू सलेम को बैठाया जाता और फिर साथ में पुलिस वाले होते उसकी सुरक्षा के लिए, और उसको लेकर वो आजमगढ़ पहुंचते। और इस ट्रेन के रूट के जर्नलिस्ट को ही पता था, बहुत सारे जर्नलिस्ट, उन्होंने ट्रेन में जाकर देखा अबू सलेम बैठा हुआ है, बातचीत भी की। सफ़र भी कम वक्त में पूरा हो गया, सरकार के पैसे भी बच गए, खर्चे भी कम हुए। तो एक अंडरवर्ल्ड डॉन को, अबू सलेम, मुंबई से आजमगढ़ तक करीब आधे दर्जन बार ट्रेन से लाया गया। लेकिन अतीक अहमद को प्रयागराज लाने के लिए अहमदाबाद से ट्रेन से नहीं लाया जाता। कई लोगों ने आज मेल करके पूछा था कि फ़्लाइट से ले आते, जल्दी पहुंच जाते। तो कई कानूनी आज भी हमारे यहाँ जो नियम और ये सब बने हुए हैं, प्लेन को लग्जरी माना जाता है, तो एक क्रिमिनल को वो फैसिलिटी नहीं दे सकते। तो इसीलिए ये होता है कि आप ट्रेन से लाओ या फिर सड़क के रास्ते लाओ। अब यहाँ ये है कि 10 गाड़ियों का काफिला, 45 लोग, रास्ते में कम से कम 5-6 जगह तो पेट्रोल टंकी फुल करना पड़ा, क्योंकि वैन की एवरेज वैसे ही कम होती है। तो ये सारा खर्चा एक तरफ कर लीजिए। अब अहमदाबाद से प्रयागराज की किसी भी ट्रेन को पकड़ लीजिए, बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं अहमदाबाद से डायरेक्ट, और करीब 18, 19, 20 घंटे में पहुंचा देती हैं। अगर एक पूरा डब्बा, एक बॉगी, एक कोच यूपी पुलिस किसी ट्रेन की बुक कर लेती तो वो कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ता जो वो सड़क के रास्ते पूरी गाड़ियों के काफिले के साथ लाए। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बुक किया? अब रिजर्वेशन का भी कोई इशू नहीं था, एक कोच एक्स्ट्रा भी लग सकता था। रेलवे मिनिस्ट्री भी अपनी है, सेंट्रल में सरकार भी अपनी है, यूपी की सरकार भी वैसी वहीं की है। एक तरह से देखें दोनों पार्टी एक है, तो क्लैश वहाँ होता है जहाँ सेंटर में अलग सरकार हो और राज्य में अलग हो, तो सस्ता पड़ता, सरकारी पैसे बचते और सुरक्षा भी उसमें ठीक ठाक होती, क्योंकि आप कंपार्टमेंट में कोई और घुस नहीं सकता था, पूरा रिजर्व है। एक कोच में अमूमन 72 लोग बैठते हैं, 45 का ये पूरा काफिला था, एक अतीक अहमद 46, फिर भी कुछ सीट खाली रहती। लेकिन ये सब होता तो फिर तमाशा कहाँ होता, फिर चेजिंग कहाँ होती, फिर वो एक्साइटमेंट कहाँ होता, फिर ये सवाल कब होता कि पता नहीं कब गाड़ी पलटेगी, कहाँ पलटेगी। तो इस क्यूरियोसिटी को, इस एडवेंचरस को, इस एक्शन को बनाए रखने के लिए 24 घंटे तक न्यूज़ चैनल अतीक अहमद और उसके काफिले को फॉलो करती रही, और बस इसी सवाल के साथ कि पता नहीं कब कहाँ गाड़ी पलटेगी। क्योंकि हर एक के जहन में 2.5 साल पहले वो 9 जुलाई की बात 2020 जब कानपुर वाले विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी। तो 24 घंटे के हर मोड़, हर शहर, हर नाके, हर हाईवे से गुजरती हुई इस गाड़ियों के काफिले को कवरेज मिला, दिखाया गया। और इस देश में इस दौरान बहुत सारी और खबरें हुई होंगी, वो सब हाशिए पर थी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था अतीक अहमद, क्या उसकी गाड़ी पलटेगी कि नहीं पलटेगी। लगभग 5, सवा 5 बजे अहमदाबाद की साबरमती जेल से वो निकला था, और लगभग इसी वक्त 5 से 5:30 के दरमियान वो प्रयागराज की नैनी जेल में पहुंच गया।
पहुंच गया खबर ये नहीं है, खबर ये है कि अतीक जिंदा है और जिंदा पहुंच गया, गाड़ी नहीं पलटी। तो बहुत सारे लोगों को इस पर अफसोस भी हुआ होगा, शौक भी लगा होगा, क्योंकि जहाँ एडवेंचर और जहाँ ऐसी चीज़ों की उम्मीद और तलाश रहती है तो वहाँ ऐसी होता है। अब सवाल ये है कि वो वहाँ तो पहुँच गया, लेकिन कितने दिन रहेगा। जैसा पहले मैंने आपको कहा कि उसको उमेश पाल मर्डर केस के लिए नहीं लाया गया, उसको लाया गया उमेश पाल की किडनैपिंग के लिए। अब ये भी एक अजीब मजाक है, मतलब एक तरह से, कि अब उमेश पाल के मर्डर केस में वो मेन अक्यूज्ड है और उमेश पाल की किडनैपिंग में भी मेन अक्यूज्ड है, लेकिन जिस शख्स की किडनैपिंग हुई उस शख्स का कत्ल हो चुका है। तो किडनैपिंग का फैसला पहले आएगा, कत्ल का फैसला अब मालूम नहीं, क्योंकि किडनैपिंग में ही 17 साल के बाद आ रहा है। अब मर्डर में तो अभी पूछताछ भी नहीं हुई है, अभी चार्जशीट बनेगी, फिर लोअर कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए आराम कीजिए, सब्र कीजिए, आएगा वो भी फैसला बरसों में। लेकिन होगा क्या, कल अदालत का फैसला आना है। फैसला जो भी हो, और फैसला यह है कि सज़ा ही होगी अतीक अहमद को, लेकिन 1% को उसको अदालत बरी भी कर देती है तो वो आज़ाद नहीं होगा। दोनों ही सूरत में, अगर उसे उम्र कैद की भी सज़ा दे दी गई तो भी, और उसे इस केस से बरी भी कर दिया गया तो भी, उसे वापस अहमदाबाद की साबरमती जेल ही जाना है। और अगर ये कल फैसला आ गया, बहुत मुमकिन है कि वो कल ही फिर से ये सफ़र शुरू होगा। अब देखना ये कि फिर से मीडिया फॉलो करती है कि नहीं, क्योंकि आते हुए तो गाड़ी पलटी नहीं, जाते हुए पलटेगी कि नहीं। तो हो सकता है कि कल दोपहर तक, शाम तक वापस एक बार फिर गाड़ियों का काफिला निकल पड़े, इस बार प्रयागराज की नैनी जेल से अहमदाबाद की साबरमती जेल तक। और अगर ऐसा नहीं होता तो सिर्फ एक सूरत में, और वो क्या है, आज यूपी पुलिस ने प्रयागराज की एक अदालत में एक अर्जी दाखिल की है। उसमें यह कहा है कि उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद मुख्य आरोपी है और हमें इस केस में उससे पूछताछ करनी है। तो पूछताछ करने के लिए हमें उसकी पुलिस हिरासत की ज़रूरत है, तो हमें उसकी हिरासत दी जाए। ये आज ही, चूँकि कल कोर्ट बंद था, तो आज यूपी पुलिस ने ये कोर्ट में अर्जी। अब हालांकि इस अर्जी के बाद कोर्ट ने अभी तक इस मामले को कल के लिए लिस्टेड नहीं किया है, यानी कल सुनवाई होगी कि नहीं ये पक्का नहीं है। लेकिन कल अदालत खुलती है और कल अगर अदालत इस पर सुनवाई करती है तो फिर बहुत मुमकिन है कि अतीक अहमद को उमेश पाल की किडनैपिंग नहीं बल्कि मर्डर के केस में पुलिस हिरासत दे दी जाए। अब पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 14 दिन की होती है, लेकिन एक मुश्त आमतौर पर कम दी जाती है। तो हो सकता है कि पहली सूरत में अगर अदालत ने इस मामले की कल सुनवाई की तो 4-5 दिन, 7 दिन की पुलिस कस्टडी, इसके बाद फिर दूसरी किस्त में। बट अधिकतम या मैक्सिमम एक बार में, मतलब आप 14 दिन तक ही पुलिस हिरासत में रख सकते हैं और 14 दिन के बाद आपको जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में जेल भेजना ही भेजना है। तो अगर कल अदालत इस मामले की सुनवाई करती है तो फिर चांसेस ये हैं कि उस केस में, जो किडनैपिंग का केस है, उसमें चाहे जो भी फैसला आए, अतीक अहमद का अहमदाबाद वापसी का कल का टिकट नहीं कटेगा, उसको प्रयागराज में ही रहना पड़ेगा उमेश पाल मर्डर केस के लिए। और फिर वो 4 दिन हो सकता है, 5 दिन हो सकता है, 7 दिन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 14 दिन मानकर चलिए, उससे ज़्यादा नहीं। 14 दिन से कम भी हो सकता है। तो अगर कल अदालत ने इस मामले की सुनवाई की तो अतीक अहमद की वापसी की टिकट कल नहीं कटेगी। और कहीं अदालत ने कल कहा कि आज ही अर्जी दी और लिस्टेड अभी तक है नहीं, जो शाम तक हमारे रिपोर्टर संतोष ने बताई, और कल अदालत इस पर सुनवाई नहीं करती है, कोई अगली तारीख दे देती है कि ठीक है हम आपकी अर्जी पर आगे की बात सुनवाई करेंगे, तो फिर अतीक अहमद को प्रयागराज में नहीं रोका जा सकता। इसलिए कि अगर अदालत कहे कि हम परसों सुनवाई करेंगे तो परसों फैसला आ जाएगा, इसलिए अतीक अहमद को एक दिन अभी यहीं रखते हैं, ये कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। उसको जेल से निकाल कर कल ही फिर वापस अहमदाबाद भेजना पड़ेगा। बेशक वहाँ पहुँचने के फ़ौरन बाद ये कोर्ट का ऑर्डर आ जाए और फिर से पुलिस की टीम जिस गाड़ी से बल्कि जाए वो गाड़ी वहीं पर रोक ले कि अभी रुके रहो, क्या पता कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो इसी गाड़ी में फिर वापस लेके चलेंगे, तो ये भी मुमकिन है। तो दोनों सूरत है, कल एक किडनैपिंग केस में फैसला जो भी आता है उसके बावजूद उसको प्रयागराज जेल में नहीं रखा जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरा,
अगर कल यूपी पुलिस की अर्जी पर सुनवाई नहीं होती है तो कल ही उसकी वापसी हो जाएगी। तीसरा, अगर सुनवाई हो गई और अदालत ने यूपी पुलिस को पुलिस कस्टडी उसकी दे दी तो फिर अगले कुछ दिनों तक अतीक यूपी में ही रहेगा। तो आपने से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे आप लोगों के मेल पढ़ रहा था जिसमें ये सारी चीज़ें थी। बट कई बार ये सोचिए कि क्रिमिनल के लिए जिस तरीके का इंतज़ाम किया जाता है, कुल मिलाकर क्या है, वो एक क्रिमिनल है। 100 से ज़्यादा जिसके ऊपर केसेस हैं, कई मर्डर के केसेस हैं, किडनैपिंग के केसेस हैं, वसूली के केसेस हैं, और उसके लिए फिर इतना तामझाम, इतना तमाशा, ये सब क्यों होता है? पता नहीं आप लोग अपने, और ये सही होता गलत होता है, इसके बारे में भी आप जो सोचते हो ज़रूर बताइएगा, ताकि एक दूसरे के ख्याल से ही बाकी चीज़ें आगे पहुंच सकती हैं। तो मेरा मानना है कि उसको लाया जा सकता था तो बिना तमाशे के भी लाया जा सकता था, और कोई ऐसा चैनल नहीं जिसकी गाड़ियां लगातार उसके पीछे ना दौड़ रही हो, कोई ऐसा शहर नहीं जहां से उसको फॉलो ना किया जा रहा हो। और कल से लेकर आज तक बस यही लगा कि देश में सिर्फ यही एक खबर है, इसके अलावा बाकी सब अच्छा है, बाकी सब ठीक है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। तब जब तक अतीक अहमद यूपी में है, हेडलाइन बनती रहेंगी, सुर्खियां भी होंगी। उसके बाद आगे क्या होता है नहीं मालूम। आते वक्त गाड़ी नहीं पलटी, जाते वक्त पलट सकती है क्या, कई लोग ये भी अब इससे ही बोलना शुरू हो चुके हैं। तो देखिए क्या कुछ होता है, आगे आगे देखते जाइए क्या कुछ होता है। फिलहाल कहानी में आज इतना ही। आज असल में हम लोग भी सुबह से बस भाग दौड़ में ही लगे हुए हैं। तो आज कहानी में इतना ही, बाकी कल से अपनी वही पुरानी कहानियों का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आप वही एक बार फिर से पुराना सिलसिला। आज मोहित यादव, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोहित। और आतिश सिंह ने भेजा है। पुष्पेंद्र कुमार का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पुष्पेंद्र। इसके अलावा दीपक गुत्थी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे दीपक। और मोहित सोनी ने भेजा है। हरेंद्र अरोड़ा जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हरेंद्र अरोड़ा जी। और ये दिव्या जी ने भेजा है, इत्तेफाक से सॉरी 25 तारीख को इनका जन्मदिन था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और माफ़ी चाहता हूँ दिव्या जी, कहीं नज़रों से मतलब चूक गया या दिखा नहीं। मृणाल मिश्रा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मृणाल जी। और ये अविनाश पाठक ने भेजा है। साथ ही अमन त्यागी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमन। और अरुण काजल और रेखा ने भेजा है। साथ ही सपना और विशाल, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। दीपक हादिया ने भेजा है। इसके अलावा गितीश यादव, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। हरमन कुल्लर जी, आपने जो मेल लिखा, अगर किसी स्टोरी से आपका दिल दुखा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। शायद पंजाब की कोई स्टोरी थी, वो शो था, लेकिन मैंने एंकरिंग की थी, और मैं सच बताऊँ तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं देखी थी। कई बार ऐसा होता है, हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी चाहे की है ना की हो, अगर उसकी वजह से कहीं पे कोई गलत लगा हो, आपको दिल दिखा हो, तो उसके लिए दिल से माफ़ी। राहुल लोढ़ी, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा नितिन कुमार, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। रोहित राज, इन्होंने पूछा है कि क्या सरकारी जर्नलिस्ट भी होते हैं, क्योंकि कई बार पीएम या सरकार के साथ जर्नलिस्ट दौरा करते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, दूरदर्शन तो है ही है सरकारी, बाकी जो प्राइवेट होते हैं तो कई बार सरकार अपने साथ जर्नलिस्ट को लेकर जाती है, देश विदेश हर जगह। तो वो लेकिन सरकारी नहीं होते, बस ये होता है कि वो अपने पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा के लिए ले जाते हैं। आफ्ताब अंसारी, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। साथ ही पद्मलाल गुर्जर, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। और जरका खान, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।